मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन देखेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी। साथियों, इसके अंदर अपन देखेंगे कि विविपेरिटी क्या होती है। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी का एक टॉपिक है जिसके अंदर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से विविपेरिटी का विकास हुआ, ये देखेंगे। ग्रेजुअल प्रोसेस पूरा। तो इस पर जब भी क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन कि विविपेरिटी का विकास, तो आपको पॉइंट वाइज लिखने होंगे और इसकी जो थ्योरीज है कि किस प्रकार विविपेरिटी का विकास हुआ, ये आपको समझाना होगा। तो सबसे पहले अपन विविपेरिटी क्या है, विविपेरिटी का मतलब देखते हैं कि व्हाट इज विविपेरिटी। साथियों, अपन जानते हैं कि विविपेरिटी का मतलब होता है, हिंदी में इसको जरायुजता कहते हैं। जरायुजता का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल की बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होता है और उसी से पोषण और सुरक्षा प्रदान होती है। इसको जरायुजता, और सीधे बच्चे पैदा करते हैं, इसको जरायुजता कहते हैं। जो विविपेरिटी जो टर्म है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो वाइवस, इसका मतलब होता है लिविंग, और पेरिलियो का मतलब होता है गिव बर्थ टू, यानी जन्म देना, जिंदा बच्चों को जन्म देना, यानी सीधे बच्चों को जन्म देना विविपेरिटी कहलाता है। विविपेरिटी देखने से पहले अपन अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी होती है। तो तीन मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी पाई जाती है वर्टिब्रेट्स में, जिसको ओविपेरी, ओवोविविपेरी और विविपेरी कहते हैं। अंडज प्राणी होते हैं जो सीधे अंडे देते हैं, ओविपेरी कहलाएगी। ओवोविविपेरी अंड जरायुज, ये अंड जरायुज होते हैं, और विविपेरी यानी जरायुज। ये तीन टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए विद एग्जाम्पल। तो आज इन तीनों का मतलब समझेंगे, फिर किस प्रकार विविपेरिटी का विकास हुआ वो देखेंगे। तो सबसे पहले तीन प्रकार का रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी होती है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है। जायगोट से किस प्रकार से भ्रूण बनेगा, किस प्रकार से नए शिशु का जन्म होगा, इस हिसाब से वर्टिब्रेट्स में तीन प्रकार की रिलेशनशिप पाई जाती है जायगोट और पेरेंट्स के बीच में, कि उसको पोषण कहाँ से मिल रहा है, डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। एक होती है अंडज ओविपेरी, जो सीधे अंडे देते हैं। दूसरी होती है ओवोविविपेरी, और तीसरी विविपेरी। ओविपेरी जो होती है, जिसको अंडज प्राणी कहते हैं, जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो सीधे अंडे से बाहर आते हैं, अंडे देते हैं। फर्टिलाइज्ड एग में जो पेरेंट्स होते हैं, फीमेल होती है, वो फर्टिलाइज्ड एग देगी, और वहाँ से इंक्यूबेशन के बाद आउटसाइड द बॉडी सीधा बच्चे या एम्ब्रियो बाहर आता है। तो ऐसे प्राणियों को अंडज कहते हैं, जो अंडे देते हैं। इसका सीधा एग्जाम्पल है बर्ड्स और रेप्टाइल्स, जो है अंडज होते हैं। फिश और एम्फीबिया भी अंडज होते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। ओविपेरी भी वापस दो प्रकार की होगी। एक तो पहली कंडीशन है ओविपेरी इन एक्वाटिक कंडीशन। जब भी आपको क्वेश्चन आता है जरायुजता का विकास पे, तो आपको पहले ये बेसिक चीज़ समझानी पड़ेगी कि जो पहले वर्टिब्रेट्स थे वो जल के अंदर पाए जाते थे, क्योंकि वर्टिब्रेट का विकास पानी के अंदर हुआ है। तो ओविपेरी इन एक्वाटिक कंडीशन बतानी पड़ेगी, यानी जलीय माध्यम में अंडज का विकास किस प्रकार से होता है, अंडज प्राणियों का विकास किस प्रकार से अंडज कंडीशन बनी है। तो एक्वाटिक कंडीशन में जो प्राणी रहते हैं, जैसे मछलियाँ और एम्फीबिया जो है, ये प्राणी पानी के अंदर रहते हैं। ये काफ़ी संख्या में अंडे देते हैं। इन अंडों के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं पाई जाती है। इनकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए संख्या में काफ़ी अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। डेवलपमेंट भी आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। इनका जो पोषण होता है वो योग के द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद जैसे जैसे प्राणी टेरिस्टल की तरफ मूवमेंट हुई, यही सबसे ट्रांजिशन पीरियड था वर्टिब्रेट के विकास का और विविपेरिटी के विकास का। रेप्टिलिया जो है कंप्लीटली, पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स थे जो फुली टेरिस्ट्रल एनिमल थे, स्थलीय एनिमल थे। एम्फीबिया भी स्थल पर आना शुरू हो गए थे, लेकिन उनका रिप्रोडक्शन पानी में होता है, इसलिए उनको एम्फीबिया कहते हैं। उनके रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन रेप्टिलिया जो है फुली पहले टेरिस्ट्रल एनिमल थे, उसके बाद बर्ड्स भी टेरिस्ट्रल है। दोनों के अंदर ओविपेरी कंडीशन पाई जाती है। तो इनके अंदर अंडों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुई, सबसे पहली चीज़, क्योंकि स्थल पर अंडे देंगे, आउटसाइड बॉडी देंगे, तो पहली चीज़ होती है कि अंडे सूखने, डेसिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले इन अंडों के ऊपर प्रोटेक्टिव शेल का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रोटेक्टिव शेल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो इनको सूखने से बचाता है।
हार्ड होता है और इनका पोषण अभी भी यॉक से ही प्राप्त होता है। पॉलीलेसिथल इनमें एग होते हैं और दूसरी इनको इंक्यूबेशन की ज़रूरत होती है। तो इंक्यूबेशन रेप्टिलिया तो मिट्टी के अंदर देते हैं, जैसे आपने क्रोकोडाइल देखे होंगे, सांप देखे होंगे, तो ये होल करके उसके ऊपर अंडे देते हैं और उससे इंक्यूबेशन होता है। और बर्ड्स जो होते हैं उसको ऊपर बैठते हैं अंडों के और उसको इंक्यूबेशन करते हैं जिससे बच्चे बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से टेरिस्ट्रियल एनिमल की तरफ मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पर डेवलपमेंट कौन सा हुआ? क्लेडोइक एग बने। क्लेडोइक एग का जो निर्माण होता है या एमनियोटिक एग जो होते हैं, ये टर्म आपको यूज करना है। एमनियोटिक एग क्योंकि अंडों के चारों ओर एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स का निर्माण हो गया और शेल का निर्माण हो गया, ऐसे अंडों को क्लेडोइक एग कहते हैं। तो ये टेरिस्ट्रियल एनिमल की कंडीशन थी। अब आगे ओवोविविपेरी का डेवलपमेंट हुआ। ओवोविविपेरी का मतलब आपको समझ में आ गया कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें फर्टिलाइज्ड एग्स फीमेल की बॉडी के अंदर ही हैच होता है, बच्चे सीधे बाहर आते हैं, लेकिन मदर और भ्रूण के बीच में कोई पोषण संबंध नहीं होता है। पोषण अभी भी अंडे के पीतक से होता है, केवल अंदर हैचिंग होती है, अंदर सुरक्षा प्रदान होती है। फीडिंग अभी भी योग से होती है। पेरेंट्स डोंट टेक पार्ट इन फीडिंग ऑफ एम्ब्रियो। ऐसी कंडीशन को ओवोविविपेरी कहती हैं, जो कुछ रेप्टिलिया में पाई जाती है, जैसे वाइपर है, ओवोविविपेरस होता है, सीधे बच्चे देता है। ये स्नेक के अंदर इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, एक शेल जो है सॉफ्ट होगा, अंदर ही हैच हो जाता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। ये ओवोविविपेरी की ये कंडीशन होनी चाहिए कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, एक सेल न्यूट्रिशन ये ऑक्स से प्राप्त होगा, केवल मदर से प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। जैसे स्नेक है, सीधे बच्चे दे रहे हैं। वाइपर जो होता है ओविविपेरस होता है, आप एग्जांपल बता सकते हो। साथ ही एक टेबल है जिसमें कंपैरेटिव तीनों कंडीशंस को बता रखी है। ओविविपेरी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। एक्सटर्नल इन द केस ऑफ एक्वाटिक कंडीशन और इंटरनल इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल कंडीशन। ओविविपेरी में इंटरनल होगा और विविपेरी में हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अंडे जो दिए जाते हैं बॉडी के बाहर दिए जाएंगे और कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं होगा, इनमें कवच होगा टेरिस्ट्रियल कंडीशन में, एक्वाटिक कंडीशन में नहीं होगा। और इनका सॉफ्ट होगा और इनमें प्रोटेक्टिव कवर नहीं होता है। फीटल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। फूड योग से प्राप्त होता है, फूड योग से प्राप्त होगा, फूड प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप एक कंपेरिजन कर सकते हो। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पर वापस, विविपेरिटी। विविपेरिटी आपको बता ही दिया कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें भ्रूण और माता के बीच में पोषक संबंध होता है और सीधे बच्चे बाहर आते हैं, उसको विविपेरस कंडीशन कहते हैं। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, कोई अंडों के ऊपर कोई अंडावरण नहीं होगा, केवल एक मेम्ब्रेन्स पाई जाएगी, एमनियन, कोरियन, यॉक सेक और एलेंटोइस। प्लेसेंटा के द्वारा न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। ये सबसे हाईएस्ट कंडीशन होती है डेवलपमेंट की। प्लेसेंटा आवश्यक होता है और विविपेरिटी जो होती है, यह अपन जानते हैं कि नॉर्मल बोलचाल में कहते हैं विविपेरिटी स्तनधारी प्राणियों का कैरेक्टर है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है कि स्तनधारी प्राणी भी सभी विविपेरस नहीं होते हैं। जो मोनोट्रिम्स होते हैं वो ओविविपेरस होते हैं स्तनधारी होते हुए भी, और कुछ दूसरे प्राणी हैं वो भी विविपेरस हो सकते हैं। तो विविपेरस कंडीशन जो होती है इसको भी दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करना। आपको जब भी क्वेश्चन आता है दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है लेसिथोट्रोपिक विविपेरिटी, जिसको यॉक सेक विविपेरिटी भी कहते हैं। लेसी का मतलब होता है यॉक, यानी ऐसी विविपेरिटी जिसमें पोषण अभी भी पीतक से प्राप्त हो रहा है, केवल अंदर हैचिंग हो रही है, जिसको ओविपेरी कंडीशन जो कह रहे हैं वो लेसिथोट्रोपिक विविपेरिटी कहलाती है। जैसे शार्क है, शार्क के अंदर पोषण योग से प्राप्त होगा लेकिन सीधे बच्चे देगी। मछलियों में शार्क है, वाइपर है, ये सब। और जो अपन बात कर रहे हैं असली विविपेरिटी जो है, एक्चुअल विविपेरिटी जो है वो मेट्रोट्रोपिक विविपेरिटी कहलाती है। ये विविपेरिटी की हाईएस्ट कंडीशन है, मेट्रोट्रोपिक विविपेरिटी, जिसमें एम्ब्रियो जो होता है वो माता के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। योग जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद माता के द्वारा न्यूट्रिशन की सप्लाई होगी। आगे समझ में आपको, इसको मेट्रोट्रोपिक विविपेरिटी कहते हैं। अब माता से पोषण अलग अलग माध्यम से, मैकेनिज्म के द्वारा हो सकता है। पोषण अलग माध्यम से कैसे प्राप्त हो सकता है, इसकी भी अलग अलग टर्म्स है। या तो यूटेराइन सिक्रेशन से होता है, जैसे कंगारू के अंदर, जिसको हिस्टोट्रोपी कहेंगे, या अनफर्टिलाइज्ड एग से हो सकता है, जिसे ऊफ एगी कह सकते हैं। या कई बार
जैसे एक ही अंडे के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है तो दूसरे एम्ब्रियो से प्राप्त हो जाता है। जैसे शार्क के अंदर जो भ्रूण होता है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही कार्निवोरस होता है, तो अपने जो होता है, अपने भाई बहन जो होते हैं, अपने साथ के एम्ब्रियो होता है उनसे पोषण प्राप्त करता है। इसको एडेल्लोफेगी कहते हैं। और सबसे लास्ट है प्लेसेंटोट्रोफी। ये मेट्रोट्रोफी के प्रकार है। ये हाईएस्ट कंडीशन है जो स्तनधारी प्राणियों के अंदर अपने अंदर पाई जाती है। प्लेसेंटोट्रोफी मेट्रोट्रोफी के पार्ट है, तो आपको ये टेक्निकल वर्ड बताने होंगे। इसमें दो प्रकार की होगी, लेसिथोट्रोपिक और मेट्रोट्रोपिक। प्लेसेंटल विविपेरिटी जो है अपने अंदर पाई जाती है इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सबसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन है जिसके अंदर प्लेसेंटा पाया जाएगा। अब आते हैं कि ये कंडीशन आई कैसे, ये हाईएस्ट कंडीशन हो गई। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ग्रेजुअल विकास हुआ। सबसे पहले ओविपेरी कंडीशन आई। ओविपेरी में भी एक्वाटिक कंडीशन में मछलियों और एम्फीबिया में। उसके बाद टेरिस्टल ओविपेरी आई जिसमें क्लाइडो के एग बने, शेल बनना प्रारंभ हुआ। फिर ओवोविविपेरस कंडीशन आई जिसमें अंडा शेल कमज़ोर हुआ और हैचिंग अंदर ही होती है, पोषक संबंध नहीं होता है। उसके बाद विविपेरी आई। विविपेरी में भी लेसिथोट्रोपिक और मेट्रोट्रोपिक। मेट्रोट्रोपिक के अंदर भी अलग अलग कंडीशन। और सबसे लास्ट है प्लेसेंटल विविपेरिटी जो अपने अंदर पाई जाती है। तो इसका विकास ग्रेजुअल विकास हुआ था। तो विविपेरिटी जो होती है, आपको ये बताना है कि इसका इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन में सबसे फ़ायदेमंद इसीलिए ये हुई क्योंकि इससे एक तो प्रोटेक्शन मिल जाता है बच्चों को और दूसरा पोषण मिल जाता है। बाहर के जो भी प्रेडेटर होते हैं उससे सुरक्षा मिलती है। एनवायरमेंटल जो प्रेशर होता है डेसिकेशन से या दूसरी कंडीशन होती है उससे सुरक्षा मिलती है। विविपेरिटी और स्पेशली मेट्रोट्रोपी विविपेरिटी जो है ये एंसेस्ट्रल कंडीशन ओविपेरिटी और लेसिथोट्रोपी से इनका विकास हुआ। ये लाइन आपको बतानी है। ओविपेरिटी और लेसिथोट्रोपी से ही इनका विकास आगे मेट्रोट्रोपी बनी और विविपेरिटी बनी। आगे बहुत अच्छा मैं चार्ट बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे कि ऐसा माना जाता है कि मेट्रोट्रोपी और विविपेरिटी जो होती है वो ओविपेरिटी से और लेसिथोट्रोपिक विविपेरिटी से इनका विकास हुआ। एक हाइपोथेसिस यह है कि इनका विकास एक लीनियर मॉडल में हुआ, ग्रेजुअल हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार पहली थ्योरी क्या कह रही है कि जो अंडे होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल की ओविडक्ट में रहते हैं, तो वहाँ वो अंडे जो है काफ़ी लंबे टाइम तक रहना प्रारंभ हुए। बाकी तो जैसे बर्ड्स होते हैं वो तो अंडे दे देते हैं सीधे ही, लेकिन जैसे जैसे विविपेरिटी का विकास हुआ तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है मदर का या ओविडक्ट जो होती है उसके अंदर जो एग का जो रिटेंशन था, जो ठहराव था, वो थोड़ा लंबे समय तक रुकना प्रारंभ हो गए। तो लंबे समय तक होना प्रारंभ हो गए तो क्या हुआ, वो वहीं हैच हो जाएंगे, इसीलिए सीधा बच्चा बाहर आएगा, है ना। पोषण अंडों से प्राप्त होगा लेकिन लंबे समय तक ओविडक्ट में रहना शुरू हुए और उसके बाद लंबे टाइम तक रह रहे हैं। तो थ्रू कंटिन्यूस जनरेशन ऑफ एग रिटेंशन विविपेरस लेसिथोट्रोपिक में भी ग्रेजुअली डेवलप। पहले लेसिथोट्रोपिक क्योंकि योग से ही प्राप्त हो रहा है, और दूसरा धीरे धीरे जो एक सेल जो है उनकी कमज़ोर होना शुरू हुई और भ्रूण जो है वो अभी भी योग से प्रारंभ कर रहा है। जैसे योग खत्म होना प्रारंभ हुआ अब धीरे धीरे फीमेल की दूसरी कंडीशन से उसको पोषण प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो यूटेराइन सिक्रेशन से हो चाहे सिबलिंग से हो, अलग अलग। दूसरा इनका जो एक सेल है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि एक सेल ग्लैंड्स जो होती है वो उनकी मात्रा कम हो जाएगी। और यहाँ पर हार्मोन्स का भी रोल होता है कि हार्मोन्स भी धीरे धीरे कम सिक्रेशन हो जाता है, इसीलिए एग कमज़ोर हो जाएंगे। जो इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी जो है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसके अंदर प्लेसेंटोट्रोपी विविपेरिटी बनी, प्लेसेंटेशन हुआ और वास्तविक विविपेरिटी जो स्तनधारियों में है ये डेवलप हुई। तो इस प्रकार से ये ग्रेजुअलिस्टिक जो मॉडल है इसके अनुसार लिजार्ड और स्नेक्स में अलग अलग क्लैड्स बने। एक ही जाति के अलग अलग प्रकार की वैरायटी को क्लैड्स कहते हैं। तो उस प्रकार से विविपेरिटी का डेवलपमेंट हुआ ओविपेरिटी से विविपेरिटी की तरफ। ये साथियों आपको सबको चार्ट जब भी क्वेश्चन आता है ये चार्ट बताना होता है इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी में, तो अच्छे नंबर आएंगे। सबसे पहले यहाँ देखो ओविपेरस कंडीशन, ओविपेरस लेसिथोट्रोपी जिसमें अंडों से प्राप्त होगा पोषण लेकिन डेवलपमेंट अंदर होता है। मोनोट्रिम्स जो होते हैं स्तनधारी मैमल, इनमें ओविपेरस मेट्रोट्रोपी पाई जाती है। फिर उसके बाद जो थीरियन प्राणी है जो स्तनधारी है उसमें विविपेरस मेट्रोट्रोपी, ये हाईएस्ट कंडीशन हो गई। इससे एक लाइन गई कि विविपेरस लेसिथोट्रोपी बनी, उससे
इंसिपिएंट मेट्रोट्रोपी, ग्रेजुअल मेट्रोट्रोपी प्रारंभ हुई कि पोषण मेन योग से प्राप्त होगा, लेकिन साथ में कुछ पोषण मदर के द्वारा, यूटेराइन के द्वारा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। ये स्क्वामेटम पाया जाता है, कुछ में डायरेक्ट होता है, ये कंडीशन नहीं आती है, कुछ में ग्रेजुअल होता है, कुछ में डायरेक्ट यहाँ से आता है और कुछ में इस माध्यम से आता है। 3 क्लेट्स हो गए, 3 तरीके हो गए। तो आपको ये ग्रेजुअल तरीका और ये टर्म्स जो है अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी का बिल्कुल क्लियर कट चार्ट है, जिसमें स्तनधारी प्राणियों में मेट्रोट्रोपिक विविपेरिटी पाई जाती है। तो साथियों, आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा किस प्रकार आपको इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी समझाना है, एग्जाम में लिखना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी जो टेक्निकल वर्ड है, ये मेट्रोट्रोपिक है, लेसिथोट्रोपिक, ये इंग्लिश में याद रखने हैं। इसको वीडियो को समझ के अच्छी तरह से आप नोट्स बना सकते हो, हिंदी में पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि ओविपेरी क्या होती है जलीय माध्यम में, स्थलीय माध्यम में, ओवो विविपेरस क्या होती है, विविपेरिटी में भी मेट्रोट्रोपिक क्या होती है, लेसिथोट्रोपिक क्या होती है, मेट्रोट्रोपिक के अंदर अलग अलग प्रकार किस प्रकार से होते हैं वो समझाना है। फिर कैसे इवोल्यूशन हुआ ये थ्योरीज बतानी है। पहली थ्योरी जो ग्रेजुअल थ्योरी है, जिसके अंदर विविपेरिटी का विकास धीरे धीरे हुआ कि अंडे रिटेंशन ज़्यादा देर तक रुकना शुरू हुए, एक्सेल कमज़ोर हुआ और लेसिथोट्रोपी का विकास हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंसिपिएंट मेट्रोट्रोपी का विकास हुआ और जो प्लेसेंटा का विकास होना शुरू हुआ। तो इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर समझानी है। आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।